आवाज आ रही है मेरी बच्चों? यस सर। यस सर। ओके। पिछले क्लास में हमने ये पैराग्राफ खत्म किया था, और सॉरी, इस पैराग्राफ को मैंने खत्म किया था और यहां से हमको शुरू करना है। ठीक है। जब पिछले क्लास में हमने मिल्टन की कविता ईव की सुंदरता का वर्णन पढ़ा था, उसने ये कहा था, लेखिका ने अपने मित्र मणि के साथ ये बात शेयर की थी। क्या उन्होंने मिल्टन की कविता ईव पढ़ी है? तो मणि ने जवाब दिया, क्योंकि उसका दिमाग कहीं और था, कुछ और मन में बात चल रही थी। उन्होंने उत्तर दिया, ये हिमशकर जलस्तंभ है पूरे एशिया के। देखो, प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सदियों में बर्फ के रूप सदियों तक बर्फ के रूप में इस जल का संग्रह करती है, और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो यही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा बनकर हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। अचानक मेरे उस प्रश्न का जवाब न देते हुए मणि के मन में जो बात चल रही थी, प्राकृतिक सुंदरता की, प्राकृतिक व्यवस्थापन की, उन्होंने अपनी बात रख दी। मणि ने अद्भुत हो माथा नवाया। जब हम प्रकृति की कुछ ऐसी चीजों के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो हम उस ईश्वर के कृतज्ञ होते हैं कि हे ईश्वर, आपने ऐसी क्या व्यवस्था बनाई है। शायद ऐसी व्यवस्था बनाना शायद इंसानी बस की बात नहीं थी। अभिभूत होना मतलब बहुत ज्यादा ईश्वर के प्रति अपने आप को बलिदाई करना, और उन्होंने ये अभिभूत होकर के, प्रसन्न होकर के, खुश होकर के ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और माथा नवाया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर है। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीली सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते हुए बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया कि जो मणि ने अद्भुत माथा नवाया, लेकिन बहुत सारा ऋण, ये बात उनके मन में आई, कितना सारा ऋण है हम इंसानों पर, हम मानवों पर। इन प्राकृतिक, जो भी प्राकृतिक वस्तुएं हमको दिख रही हैं इस संसार में, चाहे वो नदियां हों, पहाड़ हों, बादल हों, तालाब हों, पेड़ पौधे हों, कुछ भी हों, इनका इन मानव जीवन पर कितना ऋण है, कितना सारा इन्होंने दे दिया है। एक बार फिर मेरे मन में एक उदासी छाई और ख्याल आया उन पत्थर तोड़ती महिलाओं का। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह पत्थर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां, जहां पर कुछ फौजी भाई हमारे उन छावनियों में रह रहे थे। ध्यान आया, यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूर पर चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, बाहर का -15 डिग्री सेल्सियस, और 0 से +0 पर बर्फ का जमना शुरू हो जाता है। जब एटमॉस्फेयर का जो तापमान है वो 0 हो जाता है, वहां से बर्फ जमना शुरू हो जाती है, पानी बर्फ के रूप में जमना शुरू हो जाता है। और -15 डिग्री सेल्सियस, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। उस फौजी ने जवाब दिया हंस करके, एक उदास हंसी भी, लेकिन उदास हंसी थी। आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पर बैठे रहे हैं, इस जंगल में, बर्फीले पहाड़ों के बीच में जो हम पहरा दे रहे हैं। फौजी का जवाब, हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आप चैन की नींद सो सकें। फेरे भेटला, वही की सिक्किमी भाषा में मैंने उत्तर दिया, फेरे भेटला, फिर मिलेंगे, कहते हुए चालू कर दी। थोड़ी देर बाद की फिर देखिए एक फौजी छावनी पर लिखा था, विग इज अवर टुडे फॉर योर टुमारो। एक पंक्ति लिखी थी, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। हम अपना आज
सौंप रहे हैं आपकी कल की। ये एक ध्येय वाक्य था उन फौजियों का। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में हम ठिठुरने लगते थे, हमारे जवान औस और मार्ग में भी जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, ये तैनात रहते हैं। ऐसे कैसे? ये इंसान है या इंसानी के अंदर कुछ और जीवटता इस समय बढ़ती है? हम सामान्य से सर्दी में जब हमारे यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा सर्द होता है तो 5-6 टेम्परेचर आता है, और उस 5-6 टेम्परेचर में हम प्लस का 5-6, उस 5-6 टेम्परेचर में भी हम ठिठुरने लगते हैं, हमारे हाड़ कांप जाते हैं और हम रजाई के अंदर घुसे रहते हैं। तब उनसे ज्यादा ठंड में माइनस के 15-20 टेम्परेचर में ये जवान हमारे कैसे तैनात रहते हैं, जबकि पेट्रोल के अलावा सब जम जाता है। पेट्रोल बस नहीं जमता, बाकी पानी, खाना जो भी है सब जम जाता है। और जिन सकरे घुमावदार खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए। मियाद मतलब समय। इस जिन रास्तों पर हम गुजरते हैं, जिन रास्तों में हम पहाड़ी रास्तों पर चलते हैं, कभी हमने पहाड़ी स्थलों की यात्रा की होगी, उन यात्राओं में हमने अनुभव किया होगा किस प्रकार से रास्तों पर गुजरते समय हमारा कलेजा मुंह को आ जाता है। बाप रे, इतनी गहराई, कैसे निकलेंगे, कैसे पार पाएंगे। लेकिन जस्ट इमेजिन, उन रास्तों को बनाते वक्त कितने लोगों ने मियाद के पहले, जब ईश्वर ने समय दिया था कि तुम 60 साल 70 साल एक सामान्य मानव की उम्र होती है, उसके पहले ही चले गए। उन लोगों के बारे में सोचिए एक बार। मेरे लिए ये यात्रा एक सचमुच एक खोज की यात्रा थी। पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर योमथांग की ओर जा रहे थे। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताजा ताजा आया था, नेपाल से आया था। वो सारी बातें, सारे अनुभव बांटता चला जा रहा था, क्योंकि उसने अभी भी यात्रा की थी। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। उस समय जब हम गए थे, जब जितेन कुछ दिन पहले आया था उधर, तो वहां कुछ अलग मौसम था। एक नया आकर्षण जुड़ गया था, वो था ढेरों ढेर प्रियता और रोडोडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, 15-20 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। 15-20 दिनों के अंदर ये सारे जो फूल हैं ना, प्रीता और रोडोडेंड्रो के फूल, ये पूरी घाटी में यूं भर जाएंगे जैसे कि पूरी की पूरी इसमें एक चटाई बिछा दी गई हो, एक दरी बिछा दी गई हो, ऐसे फूलों की सेज बिछ गई हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे। जो घाटियों से हम लोग आए थे, अब जब हम वहां से चल रहे थे तो वहां रास्ते कुछ चौड़े थे, डर कुछ कम लग रहा था। इस कारण खतरों का एहसास कम था, खतरे कम लग रहे थे। अब इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों की उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग वापस पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। क्यों निराश क्यों हुए? क्योंकि हम जब कटाव गए थे तो उस कटाव में हमने बर्फीले पहाड़ देखे थे, झरती हुई बर्फ देखी थी, बहुत पास से बादलों को देखा था। अब वह युमथांग में नहीं था। थोड़ा अजीब लग रहा था, थोड़ा फीका लग रहा था। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा, और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। जब हम कोई किसी जगह पर पहुंचना चाहते हैं तो वो तो हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती ही है, जानने की इच्छा होती है स्थान कैसा होगा। लेकिन उस स्थान से अच्छा होता है गंतव्य तक के बीच का जो सफर होता है, वो सफर अब सुंदर होता है। मंजिल तक का सफर बहुत ज्यादा अच्छा होता है। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम
सिक्किमी हूँ। युमथांग में एक लड़की, एक युवती चित्र बेच रही थी, तो लेखिका ने उससे पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं इंडियन हूं, मैं भारतीय हूं। उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा, मन को एक सुकून मिला। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश थे। जो वहां के लोग थे, सिक्किम भारत में जब मिला, बहुत खुश हो गए वो लोग। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था, तब टूरिस्ट उद्योग इतना फैला फूला नहीं था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया, लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। सिक्किम एक अलग स्वतंत्र रजवाड़ा था। उसका भारत में विलय हुआ जब, तो वहां के लोग बहुत खुश हो गए, चलो हमें एक संस्कृति मिली, हमें एक संस्कार मिला। और कभी उनको एहसास ही नहीं हुआ, ना भारतीयों को एहसास हुआ कि सिक्किम एक अलग राज्य था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मरी ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते ये भौंकते नहीं है, सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। एक समय, जब उस समय में ये अपने रौ में आते हैं, अपनी खुशी में आते हैं, तो काटते नहीं, सिर्फ भौंकते हैं, और सिर्फ चांदनी रात में। क्यों? कारण क्या है? विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर, जो भी बातें रही हों, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारियां देता रहा। रकम रकम मतलब तरह तरह की जानकारियां, कुछ कहानियां सुनाता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं यहाँ नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे, वहां चावल की खेती होती है। ऐसी बहुत सारी मान्यताएं एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं, हमने भी सुनी होंगी। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। एक स्थान था, उसका नाम था खेदुम। जितेन ने बताया कि मैडम, यहाँ ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर देवी देवताओं का निवास होता है। यहाँ पर जो भी गंदगी फैलाता है वो मर जाता है। तो तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए सॉरी के अंदाज में, बाप रे, इतना गलत काम हम कब कर ही नहीं सकते। नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं, इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। इतना बचकाना सा, मतलब सादगी की असीम सीमा ही नहीं है, ऐसा कुछ उसने उत्तर दिया, बच्चों जैसा उत्तर। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है। मैंने कहा, आप लोगों के अंदर ये जड़ भरा है, समझदारी भरी है। वट एवर द रीजन नहीं मालूम, शायद आप लोगों की इसी समझदारी के कारण गैंगटॉक इतना सुंदर है। गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। हमने इसको भ्रंशित कर दिया, बिगाड़ दिया। वो गंतोक है, गैंगटॉक नहीं है। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया, मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। ये तो सिक्किम जब भारत में मिला, उसके बाद कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। एक उसने जानकारी दी जितेन ने कि मैडम, एक भारतीय आर्मी के कप्तान थे शेखर दत्ता। उनके दिमाग में आया तो सिर्फ आर्मी रहेगी तो क्या होगा, बेचारे ये लोग भी परेशान होते रहेंगे अकेले बर्फीले पहाड़ों में, तो क्यों ना इसको टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जाए। उनके दिमाग में बात आई और उन्होंने इसको टूरिस्ट स्पॉट बना दिया। आप देखिए, अभी भी रास्ते बनाए जा रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हूं, जीप आगे बढ़ने लगती है। ऐसे केवल यही नहीं, शुभ रास्ते बन रहे हैं,
जो भी जगहें खोजी जा रही हैं, तो बहुत सारे ऐसे दुर्गम स्थान हैं, ऐसे प्राकृतिक स्थल हैं जिनको खोजने की आवश्यकता है, जिनको अस्तित्व में लाने की देर है। शायद कुछ लोग अभी भी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करेंगे तो हम उन सारी स्थानों को, सारी खोजों को बाहर निकाल पाएंगे, उनको खोज के रूप में सामने ला पाएंगे और उन प्राकृतिक स्थलों को सबके सामने प्रदर्शित कर पाएंगे कि हमारा भारत, हमारी भारतीय प्रकृति, भारतीय संस्कृति कितनी विभिन्नताओं से भरी हुई है और उन प्रकृति के सुंदर छिपे हुए रहस्यों में कितनी कितनी महत्वपूर्ण चीजें भरी हुई हैं, वो हम सब तक पहुंच पाएंगी। यहीं से ये पाठ समाप्त होता है। ठीक है, किसी बच्चे का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। आज से ये पाठ समाप्त। किसी बच्चे का कोई प्रश्न है? सर मणि थी वो इन्हीं के साथ थी ना? तो वो भी मतलब घूमने गई थी उन्हीं के साथ यात्रा में। लेखिका मणि और नारगी पूरी टीम थी। ओके सर। ओके, एनीवन? और किसी का कोई प्रश्न है? ओके, तो हम क्लास खत्म करें यहीं पर। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। नो वन? ओके।